हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पाठ क्रमांक 9 जिसका नाम है रीढ़ की हड्डी, जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। और चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। पात्र जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले बताया है उमा के बारे में। ये जो भी आप इमेजेस देख रहे हो, ये डमी इमेजेस हैं, ये एग्जैक्टली मैच नहीं करेंगे कुछ हद तक। यहाँ पे आपको सिर्फ एक हल्के से रेफरेंस के लिए लेना है स्टूडेंट्स। तो उमा एक सुशिक्षित युवती है, एक ऐसी लड़की है जो पढ़ी लिखी है। रामस्वरूप उमा के पिता, तो रामस्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा उमा की माँ है, तो प्रेमा उमा की माँ है। और शंकर युवक है, एक लड़का है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता है और इस लड़के के पिता का नाम है गोपाल प्रसाद। और रतन रामस्वरूप का नौकर है, तो रतन जो है वो रामस्वरूप का नौकर है। तो इसको सिर्फ एक रेफरेंस के लिए लेना है। इसको एग्जैक्टली शक्ल या इनका पहनावा या इनकी उम्र को एग्जैक्टली नहीं समझना है स्टूडेंट्स, ये एक रेफरेंस के लिए है। सो दैट कि आपको जो लेसन है वो कुछ हद तक अच्छा लगे, इसके लिए मैंने ये इमेजेस रखा है। वरना ये बोरिंग हो जाता था लेसन पूरा, आपको समझ में भी नहीं आता था। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए शुरू हो रहा है कि एक कमरा है और अंदर के दरवाजे से आते हुए, उस कमरे में अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है, तो एक व्यक्ति अंदर आ रहे थे, उनकी पीठ, आपको पिछला हिस्सा जो है वो आपको नज़र आता रहा होगा, या ये जो नाटक है उसके अंदर जिन जो नज़र आ रहा था, क्योंकि ये एक नाटक है और यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है। वह अधेड़ उम्र के हैं, मतलब जिस व्यक्ति की नज़र आ रही थी पीठ आपको, वो एक अधेड़ उम्र के हैं। अधेड़ उम्र उस उम्र को बोला जाता है जहाँ पे आप पूरी तरह जवान भी नहीं दिखोगे और बूढ़े भी नहीं दिखोगे। जैसे 35 साल से लेकर 55 साल या 53 साल के बीच की जो उम्र होती है, वहाँ पे आपको जवान भी नहीं बोला जाएगा और ना ही आपको बूढ़ा भी बोला जाएगा, तो उसको अधेड़ उम्र बोला जाता है। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको बूढ़ा लगेगा। मैं इसलिए बोला हूँ कि ये पिक्चर सिर्फ एक रेफरेंस के लिए है। ये अधेड़ उम्र नहीं लग रहा है, ये एक बुजुर्ग लग रहे हैं, एक वृद्ध लग रहे हैं। तो आप सिर्फ समझ के चलिए, थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए। तो आगे क्या लिखा है कि एक तख्त, तो तख्त अगर आपको बोलूँ तो तख्त का अर्थ है लकड़ी से बनी एक बड़ी चौकी। चौकी मतलब टेबल, जैसा आप ये देख रहे हो। तो एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तो ये जो महाशय हैं पहले घुसते हैं और उनका पीछे का पीठ का जो हिस्सा है वो दिखता है और वो अपने हाथों से पकड़े हैं एक लकड़ी का तख्त। और फिर आगे क्या लिखा है, तख्त का दूसरा जो सिरा है, दूसरा जो एंड है, उनके नौकर ने पकड़ रखा है। तो वो दूसरा जो एंड है, दूसरा जो किनारा है, उसके नौकर रतन ने पकड़ के रखा है और वो लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। फिर आगे क्या लिखा है कि रामस्वरूप क्या बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल। तो ये मालिक है, इसके लिए अपने नौकर को इस अंदाज में बोलते हैं कि अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। फिर उन्होंने कुछ इशारा किया एडजस्टमेंट करने के लिए कि तख्त को वहाँ पे मोड़ दे, उधर उधर। तो उन्होंने फिर से बोला उधर। फिर देखिए क्या लिखा कि तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। तो तख्त को इस हिसाब से नहीं रखा, मैं आपको बताता हूँ। तो तख्त को इस तरह रखा गया है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। तो जब इसको रखेंगे इस तरीके से तो इसकी आवाज़ आती है। फिर आगे क्या लिखा देखिए कि नौकर रतन जो है वो बोलता है कि बिछा दे साहब। तो उन्होंने अपने मालिक से, रामस्वरूप से पूछा कि इसको मैं बिछा दूँ। और बिछाने का मतलब है, तो देखिए इस पोजीशन में रखने को बिछा दे बोला जाता है। तो उसी पे रतन बोलता है कि बिछा दे साहब। तो रामस्वरूप जो मालिक हैं वो क्या बोलते हैं कि ज़रा तेज आवाज़ में बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या। तो उन्होंने चिल्लाकर बोला कि अब इसको खड़ा थोड़ी रखेंगे, इसको बिछाना ही पड़ेगा ना। तो जब परमात्मा के यहाँ पे, भगवान के यहाँ पे जब अकल भगवान बांट रहा था तो तू वहाँ पे देर पहुँचा था, जो तुझे अकल नहीं मिल पाई। बिछा दूँ साहब, पूछता है बिछा दूँ साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है, और ये जो पसीना जो तूने बहाया है तो कहीं से लाके खड़ा करके रखने को नहीं रखा है, बहाया है। मतलब जो इतना पसीना तूने बहाया है, इतनी दूर से जो इसको उठा के लाया और जो पसीना बहा है, तो वो इसलिए है कि इसको लाओ और यहाँ पे आके लाके बिछा दो। रतन बोलता है, तख्त बिछाता है और हंसता है। तो रतन गरीब है, नौकर है, तो वो इसी तरह हंस के निकाल देता है। चलिए आगे देखते हैं। रामस्वरूप दरी उठाते हुए, तो दरी मतलब टेबल के ऊपर या किसी के ऊपर जो कारपेट होता है या कोई ऐसा अच्छा मखमल का, वेलवेट का जो कपड़ा होता है उसको बिछाने के लिए जो आप यूज़ करते हो उसको दरी बोला जाता है। तो रामस्वरूप क्या करते हैं, दरी उठाते हुए और कहते हैं कि और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी।
तो उन्होंने बोला कि बीबी जी के, या इशारा किया होगा अपने बेटी के कमरे में से हारमोनियम मतलब ये और सितार जो है ये उठा के लेके आ, जल्दी जा। ये सब रतन को बोला। रतन जाता है तो रतन चला जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं और पति पत्नी क्या करते हैं, तख्त के ऊपर दरी बिछाते हैं। अब ये बीबी कुछ भी हो सकता है बच्चों, यहाँ पे इनका भी हो सकता है, प्रेमा का भी घर हो सकता है। तो आगे देखिए प्रेमा क्या बोलती हैं उनकी पत्नी, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। तो ये बोलती है तुम रामस्वरूप को कि तुम्हारी जो बेटी है लाडली बेटी उमा वो तो मुंह फुलाए पड़ी है, मतलब गुस्से में पड़ी है, वो गुस्से में है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों, मतलब क्यों गुस्से में है। तो प्रेमा जवाब देती है उनकी पत्नी कि तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना, मतलब जब नीचे लाना ऊपर के महले पे होंगे तो जब उसको नीचे लाना या सामने यहाँ पे लाना तो उसको ठीक ठाक करके लाना, उसको समझा के लाना। तो रामस्वरूप जवाब देते हैं कि अरे हाँ देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। तो वो बोलते हैं कि देखो उमा से कहना कि ज़रा करीने से आए। एक इसका मीनिंग हम लोग ने नहीं देखा था। तो दरी का मतलब बिछौना है, किसी चीज़ को आप बिछाते हो, और करीने से आने का मतलब है ढंग से आना, किसी के सामने जब आना तो ढंग से आना। तो यहाँ पे वही लिखा है। तो रामस्वरूप कहते हैं कि उमा से ये कह देना कि ज़रा करीने से आए, मतलब ढंग से आए, अच्छे से आए। ये लोग मतलब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि उमा को देखने के लिए, मतलब इनकी लड़की को देखने के लिए लड़के आने वाले हैं, तो इसीलिए बोला है कि रामस्वरूप ने कि ज़रा करीने से आए। तो यहाँ पे उन्होंने जवाब दिया है लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कि ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, मतलब ये जो देखने वाले लोग जो आने वाले हैं वो थोड़ा ऐसे ही हैं। मतलब कैसे, देखिए खुद पढ़े लिखे हैं, खुद तो वो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, सभा में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन जिससे वो शादी करेंगे अपने बेटे की, वो जो आने वाले हैं वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होना चाहिए, भले वो खुद पढ़े लिखे रहेंगे, सभा सोसाइटी में जाने वाले लोग रहेंगे। तो प्रेमा बोलती है कि और लड़का, मतलब वो आदमी, लड़के के पिता के बारे में इन्होंने सपोज बताया है, तो वो बोलते हैं कि लड़का कैसा है। तो रामस्वरूप उसका जवाब देते हैं कि बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। मतलब अगर बाप ऐसा सोचता है तो बेटे का तो सीधी सी बात है उससे ज़्यादा ही सोचता होगा। बीएससी के बाद उसने बीएससी किया, मतलब साइंस से लेके अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, 15th कंप्लीट करते हो साइंस स्ट्रीम लेके 10 के बाद, तो उसको बीएससी बोला जाता है। तो बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, तो लखनऊ में ही पढ़ता है बीएससी करने के बाद वो अब लखनऊ में पढ़ता है मेडिकल कॉलेज में, मतलब साइंस में, मेडिकल कॉलेज मतलब आप समझिए कि डॉक्टरी में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा है। मतलब पढ़ाई का बात दूसरा है कि पढ़ाई हमें अच्छी चाहिए, लेकिन शादी के टाइम हम ये चीज़ नहीं लाते हैं कि हमारा पढ़ाई जो है उसी के जैसा हमारी पत्नी का भी पढ़ाई होना चाहिए। ये चीज़ हम अलग रखते हैं, मतलब दोनों का हमारा रिवाज अलग है, मतलब दोनों को देखने का नज़रिया उनका अलग है। फिर देखिए क्या लिखा है कि क्या करूँ, मजबूरी है। तो रामस्वरूप बोलते हैं क्या कर सकता हो, मेरी तो मजबूरी है, शादी करना है, तो इसके लिए मैं चुप हूँ। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो आगे क्या लिखा है, रतन इतने में बोलता है कि बाबूजी धीमी आवाज़ में, बाबूजी धीमी आवाज़ में बोलता है। तो रामस्वरूप सुनते हैं और बोलते हैं, दरवाजे से बाहर झाँकते हैं तो उनको दिखता है कि ये लोग आ रहे हैं, लड़के वाले आ रहे हैं। तो वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि अरे प्रेमा वे आ भी गए। मतलब अरे बाबा, इतना अभी तक हमारा काम सब जैसे पूरा ही नहीं हुआ था, या थोड़ा सा हमने वक्त ही पाया था कि वो लोग आ गए। तो वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि अरे प्रेमा वो आ भी गए, तुम उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। तो उन्होंने बोला कि जाओ तुम और उमा को समझा देना, और ये बोल देना कि लड़कों के सामने जब वो बोलेंगे कुछ तो अगर गाने के लिए बोलेंगे, आप तुम्हारी मतलब उसको आता था, उमा को गाने को आता था, रामस्वरूप को पता था, तो थोड़ा गा देगी तो उनके ऊपर ज़्यादा अच्छा लगेगा उनको। फिर वो मेहमानों से बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि हूँ, ये भी मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, तो हूँ ऐसा नहीं, तो मैं ऐसा बता रहा हूँ कि हूँ आइए। तो वो बोलते हैं अपने मेहमानों को कि आइए। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, तो आते हैं तो गोपाल प्रसाद बैठते हैं, और फिर या ऐसा बोले राम स्वरूप पूछते हैं कि मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ़ तो नहीं हुई, मतलब आपको हमारा घर ढूंढने के लिए कोई मुश्किल तो नहीं हुआ। तो इस पर जवाब देते हैं गोपाल प्रसाद, खखार कर, मतलब है कि ऐसा गला साफ कर बोलते नहीं, मतलब कोई तकलीफ़ नहीं हुआ। टांगे वाला जो था, मतलब जो घोड़ा गाड़ी जो था,
तांगे वाला जानता था, मतलब उसको पता था आपका घर, रास्ता मिलता कैसे नहीं। तो आपका रास्ता, आपका घर मिलता कैसे नहीं, क्योंकि जिस तांगे वाले पे हमने सवारी की थी उसे आपका घर पता था। फिर रामस्वरूप बोलते हैं फिर लड़की की तरफ मुखातिब होकर, देखिए मुखातिब का मतलब है कि उसके तरफ चेहरा करके, रुख करके, उसकी तरफ रुख करके बोलते हैं और कहिए शंकर बाबू। लड़के का नाम शंकर था, तो उन्होंने बोला कि और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं, मतलब आप आए हो तो आप छुट्टी में आए होगे, तो आपको आपकी छुट्टी कितने दिन की है। तो शंकर इस पे जवाब देता है जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है। तो बोलते कि जी, जब वो उनकी तरफ बोलते तो उसका जवाब देते जी। फिर आंसर देता है वो कि कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, मतलब मुझे कॉलेज की छुट्टी नहीं मिली है, वीकेंड पे चला आया था। तो आपको मालूम है वीकेंड क्या है, सैटरडे संडे, मतलब छुट्टियां नहीं है तो लास्ट डे में जो छुट्टी मिलती है, या हाफ डे जो सैटरडे में रहता है, या वीक एंड भी होता है कभी कभी, तो ऐसे दिनों में मैं एक दो दिन का टाइम लेके आया हूँ। तो रामस्वरूप बोलते हैं तो आपके कोर्स ख़त्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। तो अब वो बोलते हैं कि आप जो कोर्स कर रहे हो उसको ख़त्म होने के लिए अब 1 साल तो ही रहेगा। शंकर इस पे जवाब देता है कि जी, मतलब हाँ, यही कोई साल 2 साल। तो उसने बोला कि नहीं, जी तो बोलता है लेकिन बोलता है यही कोई साल होगा या 2 साल होगा। तो रामस्वरूप बोलते हैं कि साल 2 साल, मतलब 1 साल समझ में आ रहा है तो 2 साल। तो शंकर बोलता है कि जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। तो शंकर चतुराई से जवाब देता है कि हाँ 1 ही साल समझिए, लेकिन मैं एक मार्जिन लेके चलता हूँ, मतलब 1 साल एक्स्ट्रा पकड़ के चलता हूँ। हो सकता है कि शंकर फेल हो जाए, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ आपको, मतलब मार्जिन लेना मतलब 1 साल का टाइम एक्स्ट्रा लेके पकड़ के चलना। गोपाल प्रसाद इस पे बोलते हैं अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अपना आवाज़ और अपने बोलने का तरीका बदलते हुए, और बोलते हैं कि अच्छा तो साहब फिर बिज़नेस की बातचीत हो जाए। तो बोलते हैं रामस्वरूप से कि अच्छा तो साहब फिर बिज़नेस की बातचीत हो जाए। तो चलिए आगे देखते हैं। इस पे रामस्वरूप चौंक जाते हैं, बिज़नेस। फिर समझ जाते, अच्छा मैं समझ गया, बिज़नेस मतलब वही जो आप जिस चीज़ के लाए हो। बोलते ओह अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। मतलब हाँ ठीक है, करेंगे बिज़नेस की बात, रिश्ते की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट तो कर लिए, नाश्ता तो कर लीजिए। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं। तो तकल्लुफ़ का मतलब है कष्ट करना, तकलीफ़ लेना। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं, जब ये नाश्ते के लिए बोलते हैं रामस्वरूप बच्चों को, दोनों जन को, तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि इसकी तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हो। तो रामस्वरूप बोलते हैं तकल्लुफ़ किस बात का, मतलब तकल्लुफ़ किस बात का, तकलीफ़ की क्या बात है, कष्ट की क्या बात है। यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, ये तो मेरा एक किस्मत है कि आप लोग आए हो और मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है, तो कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए। तो रामस्वरूप कहते हैं कि ये तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मतलब पधारे हैं। और फिर वो इतना बोलने के बाद रामस्वरूप अंदर की तरफ चले जाते हैं, और गोपाल प्रसाद फिर अपने लड़के से बोलते हैं क्यों, क्या हुआ। तो लड़की का कुछ हुलिया देखते हैं और बोलते हैं कि क्यों, क्या हुआ। शंकर लड़का बोलता है कि कुछ नहीं। तो गोपाल प्रसाद कहते हैं झुक कर क्यों बैठते हो। तो ये तो मैंने थोड़ा सा ऐसा बताया स्टूडेंट्स, वो झुका हुआ है, बेंड हुआ है आगे की तरफ। तो वही गोपाल प्रसाद अपने लड़के को बोलते हैं कि झुक कर क्यों बैठते हो, या झुक कर क्यों बैठा है तू, ऐसा सवाल किया। ब्याह तय करने आए हो, मतलब यहाँ पे शादी करने आए हैं, तो लोगों की नज़र तुम्हारे ऊपर है, तुम किस तरह बैठते हो, किस तरह बोलते हो, किस तरह खाते हो, तो उसके हिसाब से ज़रा ढंग से बैठो। ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तो उन्होंने अपने बेटे को चिल्लाया और बोला कि अपनी कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप चाय की ट्रे लाकर मेज पर रख देते हैं। तो टेबल पे चाय का जो ट्रे है वो लाकर रख देते हैं। जब तक ये बात बोला रहता है कि गोपाल प्रसाद बोले रहते हैं कि तुम्हारे जो दोस्त है ना सच बोलते हैं कि बैकबोन। अब बैकबोन आपको मालूम है बच्चों, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, पीछे का जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, बेंड अगर हो गया तो आप झुके रहोगे, सीधा रहेगा। तो जैसे टीचर्स हमको हमेशा बोलते हैं कि सिट इरेक्ट करके, मतलब सीधा बैठिए, क्योंकि बेंड होके बैठोगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाएगी। तो शंकर की जो आदत थी, या शंकर का जो बैकबोन था, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, इसलिए वो झुक के ज़्यादातर बैठा रहता था। और यही हुलिया देख के गोपाल प्रसाद उसको चिल्लाते हैं। फिर वापस से गोपाल प्रसाद देखिए, आखिर आप माने नहीं। तो जितना जब तक बैकबोन बोले होते
गोपाल प्रसाद अपने बेटे को, तब तक ही राम स्वरूप आ जाते हैं और बात पूरी नहीं हो पाती तो उसके तरफ से हट के फिर राम स्वरूप की तरफ होके बोलते हैं कि ये आखिर आप माने नहीं, मतलब आप कष्ट ले ही लिए, आपने नाश्ता विस्ता लाना चालू ही कर दिया। राम स्वरूप बोलते हैं चाय प्याले में डालते हुए, चाय को अपने प्याले में डालते हैं, मतलब सॉसर में डालते हैं और बोलते हैं आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी। फिर एक सवाल करते हैं गोपाल प्रसाद को कि आपको बाहर देश की चाय पसंद है, विलायती फॉरेन की, या आपको हमारे हिंदुस्तानी चाय की चाय पसंद है आपको। तो गोपाल प्रसाद बोलते हैं नहीं नहीं साहब, मुझे जो पसंद, अब देखिए क्या पसंद है ये नहीं बताया, मुझे क्या पसंद है ये बता रहा हूँ कि मुझे आधा दूध और आधी चाय, मतलब आधी काली चाय डालिए और उसमें आधा अमाउंट में काली चाय डालिए और आधे अमाउंट में आप डालिए दूध और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। और उन्होंने बोला कि शक्कर जो शुगर है वो भी ज़रा ज़्यादा डालिए। इतना बताया, इजी है। शंकर फिर इतने पे खंखार कर अपने गले साफ करते हुए बोलता है कि इतने पे उसने कुछ बोला, क्या बोला देखिए, कि सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो पढ़ा लिखा था इसलिए कुछ तो सवाल करना ज़रूरी है ताकि लोगों को उसके बारे में समझ में तो आए कितना पढ़ा लिखा है। तो उसने बोला कि सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। तो आपको पता है, इतना समझ में आ गया कि अगर ज़्यादा शक्कर आप ख़रीद रहे हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, मतलब उसके पिताजी बोलते हैं गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, चाय पीते पीते बोलते हैं सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि सरकार को जो चाहे वो करे, अगर सरकार को पैसा कमाना है तो बस एक ही चीज़ पे वो टैक्स लगाए, ऐसा गोपाल प्रसाद कहते हैं। इस पे राम स्वरूप क्या बोलते हैं, शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, राम स्वरूप शंकर को चाय का प्याला उसको भी पकड़ाते हैं, पहले इनको पकड़ाए होते हैं फिर बाद में इनको भी देते हैं और बोलते हैं वह क्या, मतलब कौन सा टैक्स के बारे में आप बात कर रहे हो, कौन से एक टैक्स के बारे में बात कर रहे हो। गोपाल प्रसाद बोलते हैं कि खूबसूरती पर टैक्स। उन्होंने बोला कि खूबसूरती पे टैक्स गवर्नमेंट को, सरकार को लगाना चाहिए। राम स्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। तो जब ऐसा जवाब सुनते हैं तो ये दोनों हंस जाते हैं, ये नहीं होती है प्रेमा वहाँ पे, तो ये दोनों हंसने लगते हैं और मजाक नहीं साहब, फिर ये बोलते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। मतलब ये एक ऐसा टैक्स है, अगर सरकार खूबसूरत इंसान को चुन चुन कर अगर उनसे टैक्स मांगेगी तो टैक्स देने वाला चू भी ना करेगा, मतलब ज़रा एक सवाल भी नहीं करेगा कि मैं क्यों टैक्स दूँ। अगर सामने वाले ने बोल दिया कि आप खूबसूरत हो तो टैक्स दे दो, तो इतनी प्रशंसा, इतनी तारीफ सुनने के बाद इंसान दे ही देगा, चलो मैं खूबसूरत हूँ ये सामने वाला मानता है तो मैं टैक्स तो दे दूंगा, कम से कम मैं खूबसूरत हूँ इसका तो पता चलता है। राम स्वरूप कहते हैं, ज़ोर से हंसते हुए बोलते हैं, वाह वाह खूब सोचा आपने, मतलब बहुत सही बताया आपने, वाकई यानी सचमुच आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। मतलब आजकल जो खूबसूरती वाला सवाल है वो बेढब हो गया, मतलब निराले ढंग का हो गया है। हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। मतलब आज लोग खूबसूरती को जो तलाश करते हैं, लड़की खूबसूरत होना चाहिए, तो उस पर राम स्वरूप क्या कहते हैं कि जब हमारा ज़माना था तो ये सब नहीं था। हमारे ज़माने में क्या था कि लड़के और लड़की, या लड़के का घर सही होना चाहिए, लड़की का घर सही होना चाहिए, गाय भैंस उनके घर में होना चाहिए, बस इतना थोड़ा बहुत हुआ करता था। लेकिन आज काफ़ी कुछ इंक्वायरी, काफ़ी कुछ मतलब उम्मीदें होती हैं। तो वही राम स्वरूप कहते हैं कि हम लोगों के ज़माने में तो यह कभी उठता भी न था। मतलब खास करके खूबसूरती का तो कुछ भी नहीं था, खूबसूरत होना चाहिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए लीजिए, फिर तश्तरी बढ़ाते हैं, मतलब एक छोटी सी थाली गोपाल की तरफ बढ़ाते हैं और बोलते लीजिए चीज़ें जो भी था वो देने के लिए। गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं, मतलब उस तश्तरी में समोसा होता है, वो छोटी सी थाली में समोसा था, तो गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हैं और बोलते हैं कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो वो भी बोलते हैं कि हाँ सही बोल रहे हो आप, कि हम जैसे आपके ज़माने में आप जो बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों का ज़माना तो एक ही रहा होगा, तो ये बोलते हैं हाँ कभी नहीं साहब, हाँ हमारे ज़माने में भी कभी नहीं था ऐसा खूबसूरती का, चीज़ों का देखने का। फिर राम स्वरूप बोलते हैं कि शंकर की तरफ मुखातिब होकर, मुखातिब आपको मालूम है, उसकी तरफ रुख कर शंकर की तरफ देखकर बोलते हैं आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। तो सवाल शंकर से कहते हैं कि आपकी क्या राय है शंकर बाबू। तो शंकर जवाब देता है कि किस मामले में, मतलब किस मामले में आप मेरे से अपना राय पूछना चाहते हैं। तो राम स्वरूप बोलते हैं कि यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए। तो राम स्वरूप अपना मतलब बताते हैं
कि शादी ब्याह में खूबसूरती कितना देखी जाना चाहिए, कि खूबसूरती देखा जाना चाहिए कि लोगों में हुनर देखना चाहिए, लोगों का संस्कार देखना चाहिए, ये सारी चीज़ देखना चाहिए कि खूबसूरती देखना चाहिए। तो आपकी राय क्या है कि खूबसूरती कितनी हद तक होना चाहिए, कितनी हद तक हमें तलाश करनी चाहिए जब हम रिश्ते की बात करें? तो गोपाल प्रसाद बीच में ही, तो उनके पिताजी बीच में ही बोल देते हैं कि यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मतलब यहाँ पे जो मैं बात करने आया हूँ ये दूसरी है। हमारे ज़माने में, आपके ज़माने में क्या होता था छोड़िए, यहाँ पे बात दूसरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा था लड़की का खूबसूरत होना निहायत ज़रूरी है, मतलब बेहद ज़्यादा ही ज़रूरी है। और जायचा मतलब जन्मपत्र, यहाँ पे जो मीनिंग दिया वही है उसका। तो उसका जो जन्मपत्र है या कुंडली आप समझिए, तो मिल ही गया होगा, और जायचा आपको मिल गया होगा, कुंडली तो मिल ही गया होगा। ये उन्होंने बोला कि दो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए इसके आगे देखते हैं। रामस्वरूप बोलते हैं कि जी, जायचे का मिलना क्या मुश्किल था, मतलब जायचा जो है जन्मपत्र जो था उसका मिलना क्या मुश्किल था, या कुंडली का मिलना क्या मुश्किल था। ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। तो उन्होंने बोला कि ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। अब यहाँ पे ठाकुर जी भी हो सकता है, पंडित जी हो सकते हैं, मेरे अनुसार गलत भी हो सकता है बच्चों। तो ठाकुर जी के चरणों में मैंने रख दिया, उसके बाद मिलना क्या था, वो तो मिला ही समझिए, तो बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद थोड़ा सा गंभीर हो जाते हैं। और फिर क्या बोलते हैं गोपाल प्रसाद, लड़कियों को अधिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपनी राय रखते हैं कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिलाई पुराई कर लें बस हो गया, उनको सिलाई आ जाए, थोड़े बहुत घर के काम आ जाए, बस हो गया इतना। रामस्वरूप कहते हैं फिर देखिए क्या लिखा है कि मेज को एक तरफ सरका देते हैं, जो टेबल जिसके ऊपर खाने के सामान को रखा गया था उसको एक तरफ सरका देते हैं। फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह कर ज़रा ज़ोर से बोलते हैं, और अंदर की तरफ दरवाजे की तरफ मुंह करते हैं और ज़रा ज़ोर से बोलते हैं कि अरे ज़रा पान भिजवा देना। तो आवाज़ देते हैं बस, और बोलते हैं कि किसी का नाम नहीं लेते हैं, और बोलते हैं कि ज़रा पान भिजवा देना। उमा पान की तश्तरी अपने पिता के को देती है, तो उमा आती है और पान की तश्तरी जो है वो अपने पिता को देती है। और उसके पहले वो बैठे रहती, मतलब उसके यहाँ पे ये हालत है कि वो अपनी नज़र को नीचे रखी रहती है, लेकिन जब वो पान की तश्तरी, पान की जो थाली है वो अपने पिता को देती है, तो उस समय क्या लिखा है कि उस समय उसका चेहरा जो है ऊपर को उठ जाता है, और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा, सुनहरी रिम वाला चश्मा जो है वो दिख जाता है इन दोनों जन को, गोपाल को भी और शंकर को भी। बाप बेटे चौंक उठते हैं, दोनों जैसे देखते हैं कि उमा ने एक चश्मा पहना है, दोनों एकदम चौंक जाते हैं। और क्या लिखा देखिए, गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ चिल्लाते हैं कि चश्मा, एकदम शौक हो जाते हैं कि चश्मा। रामस्वरूप ज़रा सक पका कर, थोड़ा घबरा कर, थोड़ा कंफ्यूज होकर, जी अरे पिछले महीने में इसकी आंखें दुखने लग गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो ऐसा उन्होंने सफाई दिया कि पिछले महीने में क्या हो गया, उसकी आंखें, उमा की जो आंखें वो दुखने लगी थी, और इसीलिए हम लोग को चश्मा लगाना पड़ गया। तो गोपाल प्रसाद क्या बोलते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं है ना कुछ, मतलब नहीं है कुछ, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई ज़्यादा करती हो या पढ़ाई करती हो और उसी की वजह से उसे चश्मा लग गया हो। तो इसमें रामस्वरूप जवाब देते हैं कि नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज़ किया ना, मतलब मैंने आपको पहले ही अर्ज़ कर दिया, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। फिर गोपाल प्रसाद क्या बोलते हैं, संतुष्ट होकर कोमल स्वर में, फिर वो संतुष्ट हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं और एक अच्छी स्वर में अच्छी आवाज़ बोलते हैं, बैठो बेटी। तो उमा को बोलते हैं कि उमा बैठो, बैठो बेटी करके बोलते हैं। फिर रामस्वरूप क्या बोलते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, मतलब रामस्वरूप बताते हैं, क्योंकि रामस्वरूप ने पहले ही उमा के लिए जो तख्त रखा है, तख्त के ऊपर उन्होंने हारमोनियम सितार को रखा हुआ है और वहीं पे बैठने का इशारा करते, ताकि रामस्वरूप चाहते हैं कि बेटी कुछ बजा के गा के सुना दे, ताकि उसकी हुनर लोगों के सामने पहुंच जाए। तो इसीलिए रामस्वरूप बोलते हैं कि वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर अपने बाजे वाजे के पास। उमा बैठती है तो उमा वहाँ पे जाके बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, चाल में तो कुछ खराबी नहीं है, या चाल में तो कुछ खराबी है नहीं। तो वहाँ जाके बैठने का मतलब है जैसे उस दूर तक जाती है तो वो किस तरह चलती है, उन दो वो ऑब्जर्व कर रहे थे, कौन, गोपाल प्रसाद। तो देखते हैं और बोलते हैं हाँ, चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैर सब सही सलामत है और चाल ठीक है। तो बोलते हैं कि चाल में तो कुछ खराबी है नहीं,
चेहरे पर भी छवि है, और चेहरा जो है उस चेहरे पे छवि है। छवि मतलब एक निखार है, एक सुंदरता है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है? तो फिर पूछते कि क्या कुछ गाना बजाना आता है? रामस्वरूप कहते हैं जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सितार भी आता है, हारमोनियम भी आता है। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। तो रामस्वरूप उमा की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि अरे सुनाओ कुछ एक आध गीत तो सुनाओ, क्योंकि रामस्वरूप का मन ही था कि वो उमा कुछ गा कर सुना दे। तो उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल। तो देखिए, ये गिरधर नागर आपने देखा था, तो उसी का जो मशहूर भजन है वो उमा शुरू करती है, गाना शुरू कर देती है। उसकी आंखें शंकर की झेपती सी आंखों से मिल जाती है। तो झेपती यहाँ पे शर्माती भी है या तलाशती भी आंखें जो है, वो दोनों आंखें समझिए। तो गाते गाते उमा की जो आंखें हैं वो शंकर की आंखों से या शंकर की झेपती हुई शर्माती हुई आंखों से टकरा जाती है, मिल जाती है, और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। और अचानक ही वो गाते गाते रुक जाती है, मतलब शर्मा जाती होगी या रुक जाती है, यहाँ पे जिस तरह बताया है तो वो रुक जाती है। फिर रामस्वरूप उसके पिताजी बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। उन्होंने बोला अरे गाना आधे पे क्यों रोक दिया है, क्या हुआ तुम्हें, चलो गाने को पूरा तो करो। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, फिर उनके लड़के के पिता शंकर के पिता बोलते हैं नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है, मैं तो चेक करने को ही बैठा हूँ यहाँ पे, पूरा गाना सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो जितना मैंने सुना है उससे मेरे को पता चल गया कि अच्छा गाती है। उमा सितार रख कर अंदर जाने को बढ़ती है। तो उमा सितार जो था वो इंस्ट्रूमेंट को रख कर अपने घर के अंदर अंदर जाने लगती है। गोपाल प्रसाद बोलते हैं अभी ठहरो बेटी, मतलब अभी रुको, अभी तो मैं और भी टेस्टिंग करने वाला हूँ, मुझे और भी तुम्हारे बारे में जानना है। तो रामस्वरूप बोलते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। तो उन्होंने बोला अरे थोड़ा और बैठे रहो उमा। तो उमा बैठ जाती है, मानती है देखिए बातों को। फिर गोपाल प्रसाद उमा से बोलते हैं तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है? एक के बाद एक सवाल गोपाल प्रसाद शुरू रखे। तो उमा चुप रहती है, उमा कुछ नहीं बोलती है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। रामस्वरूप बोलते हैं कि हाँ वह तो मैं आपको बताना भूल गया, मतलब हाँ वो तो मैं तो आपको बताना ही भूल गया कि उसको पेंटिंग भी आता है। ये जो तस्वीर टंगी हुई है ना, फिर दीवारों पे इशारा करते हुए कुत्ते वाली, मतलब एक में डॉग का कोई अच्छा पेंटिंग रहा होगा, इसी ने बनाई है। तो उमा ने ही बनाया है, और वह उस दीवार पर भी, और उस दीवार पे जो आप पेंटिंग देख रहे हो या जो पिक्चर फोटो देख रहे हो, या मतलब पेंटिंग आप समझिए, वो दोनों भी पेंटिंग जो आप देख रहे हो ये उमा ने ही बनाया है। गोपाल प्रसाद ये तो बहुत अच्छा है। और फिर आगे देखिए सवाल, और सिलाई वगैरह कितने सारे सवाल है देखिए। सिलाई आता है? रामस्वरूप सिलाई तो सारे घर की इसी की जिम्मे रहती है, इसी की जवाबदारी, इसी की जिम्मेदारी है। मतलब घर में जितनी भी सिलाई की जो कपड़े हैं, जिनके भी कपड़े हैं, वो सब उमा ही सिलती है। यहाँ तक कि मेरी कमीज़ भी, इतना बोलते हैं कि यहाँ तक कि जो मेरी कमीज़ है, मैं जो भी पहनता हूँ, वो सब उमा ही सिलती है। उसके बाद देखिए आगे क्या लिखा है कि फिर गोपाल प्रसाद क्या कहते हैं, ठीक, लेकिन हाँ बेटी तुमने कुछ इनाम भी जीते थे, कुछ प्राइजेस भी आपने जीता है? उमा चुप। तो उमा चुप है। अब उमा ने इसका जवाब नहीं दिया। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, तो इशारे के लिए खांसते हैं और बोलते हैं कि अरे कुछ पूछा है तो आप बताओ ज़रा, उमा को बोलते हैं। लेकिन उमा चुप है, लेकिन उमा ने फिर से जवाब नहीं दिया। उसी तरह गर्दन झुका है, अभी भी उसने सर को नीचे झुकाया है और चुपचाप है। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं, मतलब धीरज उनका थोड़ा सा हट जाता है, और रामस्वरूप शक पकाते हैं, और ये भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्यों मैं बोलते चले जा रहा हूँ, सवाल किए जा रहा हूँ, लेकिन ये जवाब क्यों नहीं दे रही है। रामस्वरूप जवाब दो उमा, गोपाल से, सॉरी पहले यहाँ पे रामस्वरूप बोलते हैं पहले तो उमा से कि जवाब दो उमा। फिर गोपाल से बोलते हैं ज़रा शर्माती है, मतलब फिर बोलते हैं कि अरे थोड़ा शर्मा रही है। इनाम तो इसने, मतलब बोलना चाहते थे कि इनाम तो उसने काफ़ी जीता है। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर में उसी वक्त बोल देते हैं, ज़रा रूखी आवाज़ में बोलते हैं, थोड़ी ख़राब आवाज़ में, ज़रा इससे भी तो मुंह खोलना चाहिए, मतलब तुम ही क्या बोले चले जा रहे हो, ज़रा ये भी तो बोले तो समझ में तो आए, कैसा बात करती है, क्या तरीका है बात करने का। रामस्वरूप उमा देखो आप क्या कह रहे हैं। तो उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, मतलब गोपाल प्रसाद क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना, उनका जवाब दो। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में,
हल्की आवाज़ होती है लेकिन आवाज़ में मजबूती रहती है, कोई डर नहीं रहता है। क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है वरना नहीं। मतलब यहाँ पे उमा ये बताना चाहती है कि बेटियाँ जो हैं वो एक कुर्सी मेज की तरह है जो एक तरफ रखी हुई रहेंगी। खरीदार और बेचने वाला दोनों आपस में सिर्फ बातें करेंगे, ये है वो है, ये है वो है। कभी इनसे पूछा नहीं जाता कि क्या मतलब इन्हें पसंद आया तो ठीक है, इन्हें ना पसंद आया तो ठीक है, क्या इन्हें भी ये पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब है कि लड़की की क्या मर्ज़ी है ये चीज़ ना इम्पोर्टेंस दे के हमारी क्या मर्ज़ी है जो रिश्ता तय करने वाले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या जवाब दूँ बाबूजी? जब कुर्सी मेज बिकती है, जब कुर्सियाँ बेची जाती हैं तब दुकानदार जो है वो कुर्सी मेज से कुछ पूछता थोड़ी है, वो तो रखा हुआ रहता है एक जगह पे, सिर्फ खरीदार से पूछता है, खरीदार को दिखला देता है, अगर उसे पसंद आ गया तो वो बेच देता है वरना वो वहीं पे रखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, मतलब चौंक जाते हैं कि उमा ने आखिर ये कैसा जवाब दे दिया। तो उसको चिल्लाते हैं कि उमा उमा उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। उमा बोलती है कि मुझे कह लेने दीजिए, मुझे जो बोलना चाहते हो मुझे बोलने दीजिए। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, उनको गुस्सा आ जाता है, उसमें बोलते हैं बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। सवाल करते हैं कि बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था, मतलब आप मेरी बेइज्जती करवाने के लिए यहाँ पे बुलाए थे। उमा तेज़ आवाज़ में, अब उमा की आवाज़ तेज़ हो जाती है, जी हाँ जी हाँ, हमने इसीलिए आपको बुलाया था। और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं? आप इतना सवाल पे सवाल कर रहे हैं तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं होती है, हो रही है? क्या हम कोई ऐसे वैसे लोग हैं? कितने सारे आप सवाल कर रहे हो, ये है क्या नहीं, वो आता है क्या नहीं, ऐसा होता है क्या नहीं, वैसा होता है क्या नहीं, कितने सारे आप सवाल कर रहे हो, तो हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है? शंकर, बाबूजी चलिए। शंकर को गुस्सा आता है और बोलता है कि बाबूजी चलिए, अब यहाँ पे हम नहीं रहेंगे। गोपाल प्रसाद, क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? जाते जाते एक सवाल है, जा रहे हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? रामस्वरूप चुप। अब रामस्वरूप, उसके पिताजी कुछ नहीं बोल रहे। उमा बोलती है, जी हाँ मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए किया है। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, बीए, पहले बीएससी बताया था एक थोड़ा सा स्टूडेंट्स, बीएससी था, फिर बीकॉम एक बता रहा हूँ और एक बीए बता रहा हूँ। तो बैचलर ऑफ साइंस लेकर अगर आप 15 करते हो ग्रेजुएशन तो आपको बीएससी बोला जाएगा। कॉमर्स लेके अगर आप 15 करते हो तो बीकॉम बोला जाएगा। और अगर आर्ट्स लेते हो 10 के बाद और आप 15 कंप्लीट करते हो तो बीए बोला जाता है। तो यहाँ पे आर्ट्स लेके इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे इसने बोला कि मैंने बीए पास किया है, मैं बीए पास कर चुकी हूँ, कोई पाप नहीं किया है। तो उन्होंने बोला मैंने पढ़ाई किया है, बीए पास किया है, तो कोई पाप थोड़ी किया है, कोई चोरी थोड़ी किया है, तो कोई चोरी नहीं की है। और ना आपके पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। अब एक राज की बात उन्होंने खोल दिया और बोला मैंने पढ़ाई किया है, मैंने बीए किया है, तो मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई चोरी नहीं किया। और एक बात आप समझिए कि मैं आपके पुत्र की तरह किसी लड़कियों के हॉस्टल में, या ये लड़कों के हॉस्टल समझिए, ये तो लड़का इसलिए लड़कियों के हॉस्टल की बात किया है, अगर ये लड़की है तो लड़कों के हॉस्टल में ताक झाँक करके उनके घर में झाँकना, क्या हो रहा है क्या करना, ऐसा कायरता वाली चीज़ें मैंने कभी नहीं दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, मतलब मैंने पढ़ाई किया है, मैंने काफ़ी अच्छा पढ़ाई किया है, तो मैंने अपनी इज्जत रखा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कुछ भी फालतू चीज़ें करके मैं अपनी पढ़ाई नहीं की हूँ। मैं पढ़ाई अपने मान मर्यादा संस्कार के अंदर रह के मैंने पढ़ाई किया। तो अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए शंकर से कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों पर पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब हो सकता है कि किसी टाइम पे शंकर ने नौकरानी को छेड़ा होगा, उस पर इनको डांट फटकार पड़ी होगी, तो इनको भागना पड़ा होगा, तो उसके लिए नौकरानी ने जब चिल्लाया होगा तो फिर शंकर को माफ़ी मांगना पड़ा होगा, पैर पड़ना पड़ा होगा। तो ये सारी चीज़ों मेरे को पता है। तो ऐसा किरदार रखने के बाद भी तुम्हें लड़की में एकदम अच्छा किरदार किस बिना पे चाहिए, ये यहाँ पे उमा का सवाल है। इतने सारे सवाल तुम हमसे कर रहे हो, कभी अपने बेटे से करो कि उसमें उतनी लायकी है या नहीं है। तो किस तरह वो अपना मुंह छुपाकर भागे थे, ये सारी चीज़ उमा ने वहाँ पे बोला। चलिए आखिर चलते हैं। रामस्वरूप, उमा उमा मतलब अब बस करो, चुप रहो। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में, अब खड़े हो जाते और गुस्सा आ जाता है, बस हो चुका।
बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा दिया, आपने मेरे साथ धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी हुई है। वो बीए पास है और आपने मुझे बोला था सिर्फ मैट्रिक, मैट्रिक मतलब क्लास 10th, तो सिर्फ 10th तक आपकी लड़की पढ़ी है, आपने ये बताया था। लेकिन आपकी लड़की ने बीए किया है। दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, चलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा आखिरी बार क्या बोलती है? जी हाँ जाइए, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, मतलब ज़रूर चले जाइए, बिल्कुल मत रुकिए, कोई सवाल ही नहीं कि आप यहाँ पे रुकिए। लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। मतलब इतना बेंड होता था। मेरी चाल को तो आप देख रहे थे कि मैं किस तरह चलती हूँ। आप अपने बेटे के रीढ़ की हड्डी का पता लगाइए। लोग जो उसके दोस्त चिढ़ाते रहते हैं कि इसका बैकबोन नहीं है, इसीलिए ये टेढ़ा हुआ रहता है, झुका हुआ रहता है। तो उन्होंने बोला कि पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन 2 बार बैकबोन बोलने का मतलब है कि लोग इसको चिढ़ाया करते थे बैकबोन बैकबोन बोल के। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी, एकदम बेबस हो गए कि कहीं के नहीं रहे का गुस्सा था कि कुछ कर नहीं सकता। गुस्सा तो था लेकिन कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जितनी ताक झाक की, मैंने बहुत सारे इंक्वायरी किए, मुझ में, मेरे बेटे में तो वो कुछ भी नहीं है। तो वो बेबस हो गए और गुस्सा भी बहुत आ गया। और उनके लड़के के रुलासापन, उनका लड़के के चेहरे पे रुलासापन, ये पिक्चर पे मत जाइए, वो रोने जैसा हो गया था, क्योंकि उसकी भी बेइज्जती हो गई थी वहाँ पे। दोनों बाहर चले जाते हैं, दोनों निकल के बाहर चले जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, फिर उमा तुरंत खामोश हो जाती है। इसको लिया है भोर का तारा एकांकी संग्रह से। लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पाठ में हमने क्या देखा। तो प्रस्तुत एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर ने स्त्री शिक्षा के महत्व को दिखाया है। उन्होंने बोला कि स्त्री की शिक्षा का भी महत्व है आज के समाज में। समाज के दकियानुसी विचारों पर प्रहार करते हुए लेखक ने नारी सम्मान को महत्व प्रदान किया है। तो इस समाज के जो दकियानुसी विचार है, मतलब पिछड़ा जो विचार है, जो पुराना रिवाज है, विचार है, मतलब पहले का विचार है, अंधविश्वास वाला, पर प्रहार किया, उस पर हमला किया है। करते हुए लेखक ने नारी के सम्मान का महत्व इस पाठ में बताया है। तो चलिए ये पाठ यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।